नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब आज इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 1 की बहुविकल्पी प्रश्नावली। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 1.2 ये करवा दी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको हर एक चीज़ जितना भी आगे पढ़ा है उसका निचोड़ इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट करिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसका पहला। और ये बहुविकल्पी प्रश्नावली है। इसमें क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। संख्या यहाँ पर देखो 5.233331 संख्या है, मतलब ये बताना है ये कैसी संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान देना, जब भी किसी भी अंक के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होती है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट होता चला जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और अगर कोई संख्या बटे में भी लिखी है तो और अंडर रूट वाली अगर नहीं है और रिपीट हो रही हैं तो वो परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। अब अगला नंबर देखेंगे, उसका यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण भी लिख रखा है। संख्या 5.2333 बराबर 5.23 बार। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या क्यों है, स्पष्टीकरण दे दिया। दशमलव प्रसार शांत व आवर्ती है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं q2q+1, इनमें से कोई नहीं। और ये 2022 और 23 में यूपी में पूछा भी गया है। तो चलो सवाल देखते हैं। यहाँ धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ समपूर्णांक की बात चली है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम समपूर्णांक पहले तो होंगे क्या। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माना धनात्मक पूर्णांक q बराबर, यानी यहाँ q के रूप का मिलाना है, इसलिए q बराबर मान लिया कि 1 2 3 4 डॉट डॉट ये अनंत तक होंगे। और पूर्णांक हमेशा यही तो होते हैं ना। अब जीरो जो होता है ना वो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट करके अनंत तक मान लिए। अब इस रूप के ये हमारा m आ गए। अब देखो हमें कहा है समपूर्णांक, तो अभी इनको सम बनाने के लिए क्या करें, तो यहाँ से समपूर्णांक के क्या होंगे, धनात्मक समपूर्णांक देखो कैसे बनेंगे। तो धनात्मक समपूर्णांक बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये एक m बराबर q बराबर ये हमने जब लिख ही रखा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 तो ये हो ही जाएंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक जाएंगे। अब ये सम नहीं है, ठीक। लेकिन सम बनाने के लिए अगर इसमें प्रत्येक में से अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, सम संख्या यहाँ जाएगी। देखो 2 में 1 का गुणा कराओ तो 2 एकम 2, 2 में 4 का कराओ 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरीके से ये सम बनते ही चले जाएंगे। तो अब देखो ये 2 आ गया और ये q, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2। और ये देखो 1 2 3 4 ये किसके q के बराबर माना, तो ये आ जाएगा q। और यही फिर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर इस रूप का होता है। अब देखो अगला नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सहयुग्म अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं इनको समझ लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनमें देखो भाज्य हों या दोनों अभाज्य, लेकिन आपस में कोई गुणनखंड ना होना चाहिए। तो अगर हम देखें ये देखो 14 और 35, इसमें 7 से भाग हो जाएगा। 18 और 25 में देखो और 31 43, ये तो दोनों अभाज्य ही हैं। ठीक है, एक के अलावा कोई गुणनखंड बनेगा ही नहीं और दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनको सहभाज्य नहीं कहेंगे। 32 64 ये 2 से भाग चला जाएगा दोनों में ही। ठीक है, तो ये भी सहभाज्य नहीं होंगी। लेकिन 18 और 25 में देखो 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 6 और 9 इस तरीके से बनेंगे। 25 के 5 गुणा 5 है बनेंगे। तो इसमें ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं लेकिन आपस में कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए ये जो युग्म होगा हमारा 22वां नंबर ये है होगा सहभाज्य का। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा सवाल जो है वो कह रहा है 15 18 और तथा 24 का एलसीएम है, यानी हमें 15 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेना है। तो या तो हम एक साथ ही निकाल लें या
हम निकाल लेते हैं गुणनखंड का, तो हम गुणनखंड विधि से निकाल ही लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए तो हम 15 को इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक, और इधर 18 को भी और इधर 24 को भी इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। सबको अलग अलग काट लेते हैं। 2 से इसको ये 3 से कटेगी, 3 5 15, अब 5 से कटेगी, 5 से कम 5, इसको भी 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, अब ये 3 से कटेगी, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 कम 3, और इसको भी 2 से काट लें, 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 3 6, अब 3 से 3 कम 3। अब देखो गुणनखंड जो हमारे बने 15 का बना, 15 बराबर हम लिख लेंगे 3 गुणा 5, फिर 18 के जो बने 18 बराबर आ गया 3, पहले 2 लिख लो, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के जो बने 24 बराबर बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो इसका हमें ज्ञात करना था एलसीएम, तो देखो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है जो सब में मिल रहा हो, पहले तो वो लिख लो। तो सब में हमें 3 मिला, 3 लिख लिया, लेकिन फिर देखो इसमें ज़्यादा बार जिसमें मिल रहा हो वो, जैसे सब में 3 मिल रहा है लेकिन इसमें 3 बार है, 2 बार है, तो हम 3 गुणा 3 लिख लेंगे। अब जो ना मिल रहा हो वो भी लिख लो, जैसे इसमें 5 है, ठीक, इसमें 2 है, 1 2 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ज़्यादा बार लिख लिया। अब बस इनका आपस में गुणा करा दो, 3 3 का 9 9, ठीक है, देखो ऐसे पहले करा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और 9 चौको 36, यानी 360। इसका ऑप्शन हमें दे रखा है डी नंबर, यही आंसर हो जाए। अब देखो यहाँ अगला जो नंबर है, कह रहे जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। अब ये हमें 4 ऑप्शन देंगे, 1 है, 2 है, 3 है, डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलो इसको हम 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है, तो हम 3 से बड़ी संख्या लेते हैं, एक अभाज्य संख्या हो, यानी 5 ले लेते हैं, ठीक है। 3 से बड़ी संख्या ले लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, इस तरीके से। अब देखो सवाल को फिर पढ़िए, कह रहा है जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है। अब हम 5 पहले लेते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं। अब इसका वर्ग करते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25, 25 को 6 से विभाजित करो, ठीक, क्योंकि 6 से विभाजित करने पर तो 6 चौको 24, ठीक, शेष कितना बचा, शेष 1 है, ठीक। अब इसी तरीके से अगली संख्या हम 7 लेते हैं, 7, तो 7 का वर्ग हम करते हैं तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 को 6 से विभाजित करते हैं तो 6 ठे 48, शेष कितना बचा, शेष बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से हम 11 लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम 11 का स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको भी 6 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 कम 6, ठीक है, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक। अब एक में भाग नहीं देगा 0, अब फिर अब शेष बचा कितना, शेष बचा 1, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 13 भी ले लें तो जब हम 13 लेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 13 13 हम 169, तो भाग देंगे 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, इधर बचे 4, 49 हो गए, 6 ठे 48, शेष कितना बचा 1, ठीक। तो प्रत्येक स्थिति में शेष 1 ही आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, ये ए वाला पहला, ठीक है। ऐसा है, सवाल समझ में आया होगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर छठवां जो है वो क्या कहता है, वो कह रहा है n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है,
वो 4 NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विषम, सम, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसको हम समझते हैं। यानी n का ऐसा मान होना चाहिए कि अगर हम जैसे इसका स्क्वायर करें और फिर 1 घटा दें तो वो 8 से विभाजित होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम क्या कोई विषम संख्या रख सकते हैं? तो देखो, अगर हम विषम संख्या 1 रखें तो 1 पर तो ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन 3 रख के देखते हैं। 3 तिरका 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 से विभाजित होगा। अगर फिर अगली विषम संख्या 5 ले लेते हैं, 5 25 में 1 घटा दें 24, वो भी 8 से विभाजित होगा। अगली विषम संख्या अगर हम 7 लें, 7 7 49 में 1 घटा दें 48, भी 8 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से ये संख्याएं हमारी विषम संख्या पर बात होने। आप कोई विषम संख्या लेकर देखो, अगर यहाँ हम 2 रखें, 2 का वर्ग होता है 4, 4 में 1 गया, ये 3 बचेगा, 3 विभाजित नहीं होगा। प्राकृत संख्या मतलब कोई भी गिनती वाली संख्या, हर एक संख्या फिर वो लागू होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ n एक विषम संख्या हमारा बन जाएगा। और वो क्यों बनेगा, ये चीज़ हम अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने n बराबर 2 3 3 5 7 9 11 डॉट डॉट ये अनंत तक, मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम n बराबर पहले 3 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 ले रहे हैं, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर 3 तिरका 9 माइनस 1 बराबर 8, और ये 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 8/8 बराबर 1 आ जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर हम 5 लें तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अगर हम 5 का स्क्वायर करें, 5 माइनस 1 तो बराबर 25 माइनस 1 बराबर ये 24 आ जाएगा, और 24 भी 8 से विभाजित होगा। इसी तरीके से अगर हम n बराबर अब हम 7 ले लें तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बराबर 7 सत्ते 49 माइनस 1 बराबर 48 हो जाए, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं 8 से विभाजित ही होंगी, आप करके देख सकते हैं। तो इनमें ऑप्शन हमारा पहला ही सही होगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखो 7वां जो है वो कह रहा है, यदि -1 टू द होल पावर n प्लस -1 टू द होल पावर 4n बराबर 0, तब n है 1। सम संख्या है कि विषम संख्या है, ठीक है, यानी समप्राकृत संख्या है या विषम प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो अब ध्यान दो, अगर किसी भी संख्या का पावर में यदि n है और उसकी पावर अगर सम संख्या है, तो उसके अंदर चाहे माइनस लिखा हो चाहे प्लस, वो फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हमेशा धनात्मक ही आता है। लेकिन यहाँ जैसे अंदर माइनस है, तो अगर हम सम संख्या लेंगे तो ये माइनस ना रह के वर्ग इनका जो भी होगा पावर मतलब सम संख्या है, तो वो धनात्मक ही आएगा, तो ये बराबर 0 नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ हम n बराबर कोई ना कोई विषम संख्या लेंगे तभी ये बराबर 0 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने n बराबर 1 2 3 1 3 5 7 डॉट डॉट इस तरीके से लेने पर। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं मान भाई, तो यहाँ हम कर लेते हैं -1 टू द होल पावर, पहले -1 ले रहे हैं, नहीं सॉरी 1, ठीक, अब प्लस का -1 टू द होल पावर 4 इंटू 1 बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर अगर 1 ही करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का, ठीक, प्लस इसको अगर हम लिखें तो 4 एकम 4, और 1 की पावर यदि 4 रहेगी तो चाहे जितनी पावर हो उत्तर हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1 की पावर हम यहाँ पर 4 रखें, 4 एकम 4 रहेगा, तो उत्तर हमेशा इसका धनात्मक ही आता है। तो ये प्लस के 1 बराबर 0 जैसे है, तो ये कट के 0 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 3 रखें, ठीक है, तो ये -1 टू द होल पावर n प्लस जैसे -1 टू द होल पावर 4n है, ठीक है, जैसे ये 4n है, तो यहाँ हम n बराबर रख रहे हैं 3 और ये LHS ले रहे हैं, ठीक। अब n बराबर 3 रखने पर तो ये
-1 टू द होल पावर 3 प्लस -1 टू द होल पावर 4 इंटू 3। तो ये -1 की पावर 3 है तो ये -1 रहेगा और ये प्लस आ जाएगा। चाहते हैं पावर धनात्मक है तो उत्तर भी प्लस का रहेगा। ये 0 आ गया। तो यहाँ से LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अतः यही इसमें ये एक कैसी होगी, एक विषम प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये विषम प्राकृत संख्या।